हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट 2025 में होने वाला जो आपका पेपर है उसके बारे में। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये है कि मैम शेड्यूल आ गया है क्या? शेड्यूल के रिगार्डिंग भी है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स की पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और उसके बाद जो कन्फ्यूजन है वो है सिलेबस क्या है। तो आपको इस सभी चीज़ों की जो चिंता है स्टूडेंट वो नहीं करनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़रा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग यही चीज़ समझते हैं कि ये जो आपकी डेट्स हैं, जो गेट एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको गेट 2025 एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है स्टूडेंट वो आपका स्टार्ट होने वाला है 1 फेब से, और 16 फेब तक जो है ये आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको कुछ टाइमिंग्स गिवन है, जैसे कि फॉरनून और आफ्टरनून, यानी कि 2 टाइमिंग्स पर रहेगा। इतने सारे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डेट्स इसलिए गिवन है स्टूडेंट, क्योंकि गेट सिर्फ लाइफ साइंसेस के लिए ही नहीं कंडक्ट कराता पेपर, ये केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, बहुत सारे अदर फील्ड्स के लिए भी कंडक्ट कराता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ तो गेट पेपर क्या देना ज़रूरी है? हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर्स या अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD करना चाहते हो, तो गेट जो है स्टूडेंट, ये एक आपका ये वाला सपना जो है वो पूरा कराने में ज़रूर मदद करेगा। और दूसरी चीज़ ये रहती है स्टूडेंट्स कि ये जो एग्ज़ाम है ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू योर अदर एग्ज़ाम्स, जैसे कि CSIR नेट है या फिर कोई दूसरा PhD स्पेसिफिक एग्ज़ाम है। तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो इस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बस यहाँ पर आपको स्ट्रेस किस पर देना है कि यहाँ पर हमारा सिलेबस क्या है और हम किस तरीके से तैयारी करें। तो अब अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो गेट 2025 में अगर मैं एक्सेल के लिए बात करूं, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेज वाला पेपर भरना चाहते हैं तो उनको एक्सेल वाला कोड जो है बच्चे वो भरना होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपने एक्सेल के लिए ऑप्ट करा है तो आप दूसरे पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि BT के लिए, CY और EY के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लाइफ साइंसेज का देते हैं। बायो अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है। लाइफ साइंसेज उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ईजी रहता है, जो कि अगर माइक्रोबायोलॉजी से है, बायोकेमिस्ट्री से है, बॉटनी से है या जूलॉजी से है। तो अगर हम लाइफ साइंसेज के बहुत सारे डोमेन्स की बात करें तो वो डोमेन्स जो हैं इस एक्सेल वाले पेपर में कवर हो जाते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेल वाला जो है वो ज़रूर भरते हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इस एक्सेल वाले पेपर में आपको कुछ और फर्दर कोड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप जब एक्सेल का पेपर दोगे स्टूडेंट्स, तो ये पेपर एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, यानी कि आपके सामने जो स्क्रीन मौजूद होगी उस स्क्रीन पर आपके सामने पेपर आएगा। इसमें अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको एक केमिस्ट्री वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है। मतलब लाइफ साइंसेज में सिर्फ ये मत समझना कि तुम अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ के एग्जाम को क्रैक आउट कर सकते हो। यहाँ पर बच्चे केमिस्ट्री है और वो भी कंपलसरी है, लगभग 25 नंबर की रहती है स्टूडेंट, और इसका कोड आपका P रहता है। इसमें तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि तुम इसे हटा सकते हो या नहीं, ये आपको सेलेक्ट करना ही है। मतलब सेलेक्ट का ये बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट आपको सॉल्व करना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शंस यानी कि अगर मैं एक्सेल के लिए बात करूं तो एक्सेल वाले स्टूडेंट्स के सामने ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं सब्जेक्ट्स के, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। इसके स्टूडेंट्स यहाँ पर सामने आपको कोड भी गिवन है। तो जब आपके सामने स्क्रीन पर पेपर आएगा उसमें आपके सामने सब्जेक्ट का नाम, उसके आगे का कोड ये भी गिवन होगा, और वहां पर पेपर में भी मेंशन होगा कि आपको इनमें से कोई 2 जो है स्टूडेंट वो चूज करने हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं मोस्ट सिलेक्टेड ऑप्शंस की बात करूं, ठीक है, एज पर इजीएस्ट फॉर्म में भी और एज पर कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए सबसे ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो वो रहता है स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री। देखो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डोमेन लिखा तो है, पर इसका मतलब ये मत समझना सारे क्वेश्चन इसमें बायोकेमिस्ट्री के ही होंगे। बायोकेमिस्ट्री के बच्चे यहाँ पर थोड़े ज्यादा प्रपोर्शन में होंगे, पर इसके अंदर भी तुम्हें कुछ जूलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े बहुत आपको माइक्रोबायो के क्वेश्चंस, बहुत
बहुत ही कम लेवल के और आसान लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि इन डेप्थ में ये बायोकेमिस्ट्री देंगे। इसी तरीके से बच्चे बॉटनी गिवन है तो बॉटनी में आपको ज्यादा प्रपोर्शन प्लांट का देखने को मिलेगा, बट कुछ अदर प्रपोर्शन जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी है और जूलॉजी है। तो अगर मैं बात करूं जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चा जो सेलेक्ट करते हैं वो आपका रहता है स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री और दूसरा रहता है जूलॉजी। इसके बाद आता है फूड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज्यादा डोमेन स्पेसिफिक है। इसके जो अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो इसके नंबर्स रहते हैं बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं इन 4 जो यूनिट्स यहाँ पर गिवन है, इन 4 यूनिट्स में से ही स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि इन्हीं में से हम कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो चूज कर ले। और उसमें भी मैंने आपको बताया बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी। इसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर आपको फिर भी अभी भी कंफ्यूजन है तो बहुत ही जल्द एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आप इन चुनिंदा दिनों में किस तरीके से गेट 2025 की तैयारी कर सकते हो ताकि उसको जल्द से जल्द क्रैक आउट कर सको। ठीक है बच्चे, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट ये समझना है कि जो एग्जाम का पैटर्न होगा स्टूडेंट वो किस तरीके का रहेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न को समझने से पहले आपके दिमाग में एक पॉइंट ये वाला फिक्स होना चाहिए बच्चे कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। अधिकतर आपने देखा है स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ एमसीक्यू तो रहेंगे ही रहेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपका स्टूडेंट क्या होगा, सही होगा। पर यहाँ आपको एक और तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एमएसक्यू। और इस एमएसक्यू में क्या होता है स्टूडेंट, मान लो कि अगर तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है तो जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है स्टूडेंट मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है बच्चे आपके पास यहाँ पर मोर देन 1 करेक्ट हो। तो अगर ये कंडीशन है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम एमएसक्यू बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आता है जो कि होता है एनईटी टाइप का, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं गिवन होते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, समथिंग लाइक दैट, और इसके साथ साथ स्टूडेंट अब आपको जब वैल्यू निकालनी होगी तो 84 जो वैल्यू आएगी वो आपको किसी ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगी, आपको वो ब्लैंक एरिया खुद से ही फिल करना होगा। तो एनईटी के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपको टारगेट करने पड़ेंगे 3 तरीके के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनईटी। तो इसके लिए स्टूडेंट प्रैक्टिस जो है डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी और फॉर्मूला जो है जहां पर भी आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे गेट के अंदर, तो दैट इज बच्चे 65। टोटल आपको लगभग 65 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। अब इन 65 के अंदर स्टूडेंट सभी की मार्किंग स्कीम बराबर नहीं है और ना ही सभी क्वेश्चन एक तरीके के हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक तरीके के भी नहीं है और ना ही सभी की मार्किंग स्कीम एक जैसी है। तो अब 65 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका भी हम लोग डिवीजन समझ लेते हैं। 65 में से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट, वो आपको जनरल एप्टीट्यूड के देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद जो भी आपके 55 क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे। तो बाकी के बचे हुए 55 जो रहेंगे स्टूडेंट वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड है, जिसमें केमिस्ट्री हो सकता है और बाकी के वो जो 4 ऑप्शन मैंने आपको गिवन दिए थे, बताए थे, उनमें से आप किसी 2 ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो बच्चे यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि जो क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे वो किस तरीके से होंगे। अगर मैंने जनरल एप्टीट्यूड को देखा स्टूडेंट तो इस कंडीशन में मुझे 2 तरीके से क्वेश्चंस की मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ 5 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो सिर्फ एक ही नंबर के होंगे और जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है बच्चे वो 2 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर इस चीज पर भी डिफरेंस है कि जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जो आपको बच्चे 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और जो रिमेनिंग 5 है इन दोनों की मार्किंग स्कीम बिल्कुल अलग है। पहले 5 वाले क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 नंबर के देखने को मिलेंगे, बाकी के 5 आपको 2 नंबर के देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हम लोग केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, केमिस्ट्री मैंने आपको कहा था कि इट इज अ मैंडेटरी थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि अगर हम लोग देखें स्टूडेंट तो जो शुरू में आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो लगभग आपका 1 नंबर का रहेगा और यहाँ पर स्टूडेंट जो बाकी के बचे हुए 8 क्वेश्चन होंगे उसकी मार्किंग स्कीम दूसरी होगी स्टूडेंट, दैट इज 2।
ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 8 के रेशियो में डिवाइड करे गए हैं किसके क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के, जिसमें पहले क्वेश्चंस आपको 1 नंबर के देखने को मिलेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे स्टूडेंट 8 क्वेश्चंस वो आपको 2 नंबर के देखने को मिलेंगे। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, जो बचा हुआ पार्ट है वो है हमारा कि हम कौन से 2 सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी के इनमें से मैंने कौन से जो डोमेन है बच्चे वो सिलेक्ट करें। अब अगर हम लोग इसमें बात करें स्टूडेंट्स, तो लगभग आपको इसमें 19 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, और 19 क्वेश्चंस का अगर हम वेटेज की बात करें तो लगभग 30 नंबर का इसका वेटेज रहता है, जिसमें से 8 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो आपको 1 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं बाकी के बचे हुए 11 क्वेश्चंस की बात करूं स्टूडेंट्स, जो 11 क्वेश्चंस है वो आपको 2 नंबर के देखने को मिलेंगे, तो इससे टोटल आपका 8 और 22 आ जाएगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, मतलब ये मत समझना कि कॉन्स्टेंटली एक ही नंबर का तुम्हारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 65, वो टोटल आपके सेम मार्क्स के बनेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसमें देखो पैटर्न तो समझना है ही, साथ में ये भी समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, एक ऑप्शन में आपके पास एमएसक्यू भी होगा, उसमें मेंशन होगा। एमएसक्यू का मतलब होता है 4 ऑप्शंस में से एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो अगर तुमने मान लो बच्चे, यहाँ पर एक और कंडीशन होती है, मेरे पास 4 ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी। अब इस ए बी सी डी को अगर मैंने ध्यान से देखा, मुझे लग रहा है ए सही है, मुझे लगा बी सही है, पर मैं सी में कंफ्यूज हूँ, और सी भी मान लो सही आंसर था पर मैंने मार्क नहीं करा है, मैंने सिर्फ 2 ऑप्शंस ही मार्क करे हैं। तो ये मत समझना कि उस 2 ऑप्शन के तुम्हें आधे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कूल का टाइम नहीं है बच्चे, ठीक है, जिसमें तुम्हें पॉइंट्स पर मार्क्स मिल रहा है। अगर आपने तीनों सही ऑप्शन है, तीनों पर मार्क नहीं करा है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो आपको इसी तरीके से जो मार्किंग स्कीम है स्टूडेंट्स, वो यही बता रखी है कि अभी आपने जब एनालाइज करा होगा तो हर क्वेश्चन को 1 और 2 में ही डिवाइड कर रखा है, तो हर क्वेश्चन 1 और 2 के हिसाब से ही हमारे पास डिवाइडेड है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, तो ये नेगेटिव मार्किंग जो है आपको एमसीक्यू वाले में देखने को मिल जाएगी। एमसीक्यू वाले में स्टूडेंट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मौजूद है लगभग 1 नंबर की, ठीक है, यानी कि आपका मतलब सॉरी, अगर 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है स्टूडेंट, तो 1/3 मार्क्स जो है इसके एडिशन में आपका डिडक्ट होगा। पर अगर आपने 2 नंबर वाला एमसीक्यू को मतलब खराब तो कहना है, अगर बेसिकली आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया है, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट 2/3 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट होगा। अब यहाँ पर बात आती है एलिजिबिलिटी की भी। तो देखो, जो बच्चे अपने फाइनल ईयर में मौजूद हैं वो सभी एप्लीकेबल हैं कि वो गेट का एग्जाम भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई बॉन्डेज नहीं है कि तुम्हारा जब मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही तुम गेट का एग्जाम भर सकते हो। अगर तुम फाइनल ईयर में हो, हायर ईयर में हो, अपनी कोई सी भी डिग्री में, तो तुम आराम से दे सकते हो। अब अगर तुम्हारे पास 4 साल का यूजी कोर्स है और तुम 4th ईयर में मौजूद हो, तो भी तुम गेट का एग्जाम जो है बच्चे वो दे सकते हो। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है स्टूडेंट, कि यहाँ पर आपको एज लिमिट जो है वो भी नहीं देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि हम सिलेबस को किस तरीके से पढ़ें। तो स्ट्रैटेजी वाला सेशन जो है स्टूडेंट, उसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपके लिए सिलेबस शेयर कर देती हूँ। तो एक्सेल में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री मैंने आपको कहा था मैंडेटरी है। केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जरा देख लेते हैं बच्चे। और देखो, यहाँ पर केमिस्ट्री मैंडेटरी तो है, बट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और ना ही सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, तो ये कंडीशन आपने शायद से अपने 11th में भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे कोई रूल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि जो एटम्स अगर मेरे पास या मॉलिक्यूल्स मौजूद है उनमें किस तरीके का बॉन्ड है। अब बॉन्ड में भी तुमसे ऑर्डर भी पूछ सकता है कि कौन से बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट
स्टूडेंट, तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का पार्ट रहता है एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो मेरा आप लोगों का सजेशन यही रहेगा आप लोगों से कि आप लोग अगर पास्ट ईयर सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, तो पास्ट ईयर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको पीएच, बफर, ये किस तरीके से निकालते हैं, कौन सा रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, होगा भी या नहीं होगा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन, कौन कौन से तरीके के सेल होते हैं, सेल की पोटेंशियल होती है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। साथ ही में फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें आपको लॉज पता होने चाहिए और डेल्टा जी, डेल्टा एच, ठीक है, या फिर जो इंट्रोपी होती है, ये सब क्या होता है, इनकी वैल्यूज कब कब बदलती हैं, इन सब पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के बाद स्टूडेंट आ जाता है कुछ स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशन एंड योर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो तुम्हारे पास अगर नेम द रिएक्शन का पूरा टेबल मौजूद है, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू करना और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़रूर ध्यान देना। इसमें जैसे कि कुछ रिएजेंट्स होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, इन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो ऑफनली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोसाइड, स्टाइड्स, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री के बारे में था स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपका अगर मैं लाइफ साइंसेज की बात करूँ, तो लाइफ साइंसेज में अगर तुम टारगेट कर रहे हो, मान लो बायोकेमिस्ट्री फॉर एन एग्जाम्पल, तो बायोकेमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, उसको आपको गो थ्रू करना है, अच्छे से गो थ्रू करना है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो शुरुआत के जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो आपके बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जो कहीं ना कहीं जब तुम अपना लाइफ साइंसेज का CSIR नेट भी तैयार करते हो तब भी पढ़ते हो। जैसे कि मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, बेसिक जो चीज़ें रहती हैं वो सब। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एंजाइम काइनेमेटिक्स या फिर मेटाबॉलिज्म। तो इनसे रिलेटेड भी टॉपिक्स में आपसे पूछा गया है। साथ ही में अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन कैसे आपका मेटाबॉलाइज हो रहा है, या फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो ये सब टॉपिक्स तुमने जहाँ तक है बॉटनी रिलेटेड एरियाज में पढ़े होंगे, बट यहाँ पर भी पूछे गए हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कि DNA प्रोटीन या प्रोटीन इंट्रैक्शन कैसे होता है, कौन सा मेथड यूज़ हो सकता है इनको आइसोलेट करने के लिए, तो आपको ये सब चीज़ें भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको टेक्निक बेस्ड जो है क्वेश्चंस तुमसे पूछ लिया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निक्स में तुमसे पूछ लेगा, कोई एक टेक्निक दे देगा और बोलेगा कि इससे हम कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं, या इसमें हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज, DNA रेप्लिकेशन एंड इम्यून सिस्टम, तो ये सभी पार्ट जो आता है स्टूडेंट्स आपके बायोकेमिस्ट्री का आता है। इसी तरीके से आपके पास बॉटनी का भी सिलेबस मेंशन है स्टूडेंट्स। बॉटनी में जैसे कि प्लांट सिस्टमैटिक्स, प्लांट एनाटमी, प्लांट डेवलपमेंट एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस, प्लांट की फिजियोलॉजी और उससे रिलेटेड जो भी बायोकेमिकल प्रोसीजर है, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, तो ये सभी पार्ट जो आता है स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी आपको प्लांट वाले टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग आता है, इकोनॉमिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी आता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी तरीके से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, एक जो टॉपिक जो मोस्ट ऑफनली बच्चे सेलेक्ट करते हैं, दैट इज जूलॉजी। जूलॉजी में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी जो है स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, और इससे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आपको अधिकतर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर MSQ टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफनली देखने को मिलते हैं। कोई भी एनिमल का लार्वा दे देगा, तुमसे कहेगा ये कौन से फाइलम में मौजूद है, ये बताओ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इवोल्यूशन, यानी कि जो भी थ्योरीज है, जो भी अगर हमने कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, या किस किस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है, उस पर बेस्ड भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। जेनेटिक्स, वो तुम पहले भी मैंने आपको डिस्कस करा था, वही आपका यहाँ पर भी रहता है, बॉटनी में भी था, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ऐसे रहता है, जैसे ड्रोसोफिला है, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी रहता है, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, एनिमल एनाटॉमी या एंड फिजियोलॉजी, मतलब बेसिकली एनिमल फिजियोलॉजी पूछ रहा है, बोल रहा है, पैरासिटाइलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी, इन दोनों का फ्यूजन काइंड ऑफ मान के चलो, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ये दोनों आपका सिलेबस आता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके जूलॉजी में पूछे जाते हैं।
अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या हम इतने टाइम में इतना सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं? नहीं, तो उसका वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द आप लोग के साथ जो है स्टूडेंट्स लेके आऊँगी। तो आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं या कैसे पढ़ना है, उन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको CSIR नेट अड्डा को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है स्टूडेंट्स, उसको हमेशा ऑन रखना है ताकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।